श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास चरित्रहीन भाग 19। जो पक्की सड़क संथाल परगना के भीतर से वैद्यनाथ धाम को गई है, उसी के किनारे बाग के भीतर वैद्यनाथ धाम से लगभग 2 कोस के फासले पर एक बंगला था। कलकत्ते से चले आकर सतीश ने खोजकर यह बंगला किराए पर ले लिया था और उसी में वह रहता था। अपने मामले में अपने ही साथ कुछ समझौता करने के लिए ही वह इस निराले में अज्ञातवास करने आया था। इसलिए उसने जब देखा कि बंगले के आसपास कोई गांव नहीं है, सामने की सड़क पर लोग बहुत कम आते जाते हैं, तब खुश होकर ही वह कह उठा था कि यही मुझे चाहिए। ऐसी नीरव निर्जनता की ही मुझे अत्यंत आवश्यकता है। वह कलकत्ते से जो अपयश और दुख का बोझ लाद लाया था, एकांत निर्जन में बैठकर एक एक करके उन्हीं का हिसाब निकास करना उसका मनोगत अभिप्राय था। पहली बात यह कि सावित्री पर उसे अत्यंत घृणा करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि पाथुरिया घाट की भाभी को उसे भूल जाना चाहिए। तीसरी बात यह कि उपेंद्र दादा के साथ सब संबंध तोड़ लेने होंगे। ये सब कठिन काम इस जंगल में बैठकर ही समाप्त करना उसका उद्देश्य था। साथ में था बिहारी और एक रसोइया महाराज। बिहारी का काम था बाबू की सेवा करके बचा हुआ समय उस महाराज के साथ वाद विवाद करके उसे मूर्ख और अनाड़ी साबित करना, और महाराज का काम था रसोई बनाकर बाकी समय बिहारी के साथ झगड़ा करके यह साबित करना कि वह बाजार से सौदा खरीदने के लिए मालिक से जो पैसे लेता है वह दोनों हाथों चुराता है। अतएव इन लोगों के दिन तो एक तरह से मजे से कटने लगे, किंतु इनका जो मालिक था वह हर घड़ी केवल तत्व चिंतन में मग्न रहने लगा। संसार में कामिनी कांचन ही सारे अनर्थ की जड़ है, वैराग्य ही परम वस्तु है, चिड़ियों की बोली ही सर्वश्रेष्ठ संगीत है, वन जंगल पहाड़ पर्वत ही सौंदर्य के निर्दोष आदर्श हैं। इसी सत्य को संपूर्ण रूप से हृदयंगम करना ही इस समय उसकी साधना थी, कारण इसके सिवा उद्देश्य सिद्धि होने की दूसरी राह नहीं है। अतएव बरामदे के ऊपर एक टूटी हुई आराम कुर्सी पर पड़े रहकर सतीश दिन भर पेड़ों की डालों पर चिड़ियों की किचिर अमिचिर कान खड़े करके सुनने लगा। महुए के पेड़ पर हवा की सरसराहट में कौन राग रागिनी बजती है, यह सोचने लगा। आकाश में इधर उधर साधारण मेघ खंड देखकर उच्छ्वसित होकर मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगा, और दूर पर पहाड़ में बांस की सूखी पत्तियों के ढेर में आग लगने पर रात रात भर उसी को ताकता हुआ जागने लगा। इधर मांस मछली छोड़कर सात्विक आहार करने लगा, और कहीं से एक सफेद पत्थर की बटिया उठा लाकर दिन में उसकी पूजा और रात में उसकी आरती उतारने लगा। अथच इस नए ढंग की जीवन प्रणाली के साथ उसका कभी परिचय नहीं था। इसके पहले हमेशा उसे चिड़ियों की किचिर मिचिर की अपेक्षा सितार का शब्द ही मीठा लगता था। हवा की राग रागिनी का अस्तित्व कभी सपने में भी उसे नहीं सूझा था। आकाश में तैरने वाले बादलों के टुकड़े उसे कभी विचलित नहीं कर पाए थे। वास्तव में प्रकृति देवी की यह शोभा संपत्ति चाहे जितनी क्यों ना हो, उधर ध्यान देने की फुर्सत सतीश को कभी नहीं रही। जहाँ गाना बजाना होता था, जहाँ थिएटर और कंसर्ट की रिहर्सल होती थी, जहाँ फुटबॉल क्रिकेट होता था, वहीं सतीश ने इतने दिन बिताए थे। कहाँ मारपीट करनी होगी, कहाँ नाटक के लिए स्टेज खड़ा करना होगा, किसके घर में गमी हुई है और किसका मुर्दा मसान में जलाने के लिए ले जाना होगा, किस पर मुसीबत आ पड़ी है और उसके लिए रुपयों का प्रबंध करना होगा, यही सब खोजते रहना और इन कामों में सबके आगे रहना ही सतीश का काम था। चिड़ियों की चहचहाहट में माधुर्य है कि नहीं, आकाश पट पर किस चित्रकार की कूची रंग फैलाती है, नदी का जल कल कल ध्वनि करके किस वाणी की घोषणा करता है, कामिनी और कंचन इस संसार में कितने अनर्थ की जड़ हैं, ये सब सूक्ष्म तत्व कभी उसके दिमाग में नहीं धंसे, और इसके लिए कभी किसी ने उसे दुखित होते नहीं देखा। वह एक सीधा साधा आदमी है। संसार के कारोबार को वह सीधे ही सीधे कर सकता है। जिसे प्यार करता है उसे बिना सोचे विचारे प्यार करता है, और उस प्यार में अगर किसी ओर से बाधा पहुंचती है या धक्का लगता है तो वह तिलमिला उठता है। वह क्या करे यह सोच ही नहीं पाता। पृथ्वी पर उसने 2 आदमियों को सबसे बढ़कर प्यार किया था। एक थी सावित्री और दूसरे थे उपेंद्र दादा। सावित्री उसे धोखा देकर कुकर्मी विश्वासघाती विपिन को साथ लेकर कहीं चली गई, और उपेंद्र दादा उसे कोई प्रश्न न करके एक अंधेरी रात में उसे छोड़कर चले गए। उसके खड़े होने की केवल एक जगह थी, किरणमयी के पास, किंतु वह दरवाजा भी बंद देखकर फिर वहां लौटकर जाने का उसे साहस नहीं हुआ। इसी से वह इस निर्वासन में आकर आकाश, हवा, पेड़ पौधे
और पशु पक्षियों के साथ जबरदस्ती एक अपरिचित संपर्क स्थापित करके वैराग्य की साधना करने लगा था। लेकिन हमेशा जिस आदमी ने आमोद प्रमोद करके बंधु बांधवों के साथ हुड़दंगा करके बिताया है, उसकी यह नई कोशिश देखकर बूढ़े बिहारी की आंखों में जब तब आंसू दिखाई देने लगे। वह कभी कभी आकर कहता है, बाबूजी, दो तीन भले घर के बंगाली सामने की सड़क से जान पड़ता है तपोवन देखने जा रहे हैं। बात पूरी होने के पहले ही सतीश, कहाँ है रे, कहता हुआ तड़ाक से उछलकर खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर वैसे ही रहने दो कहकर विवर्ण मुख से अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। बिहारी कहता है, बुलाकर जरा बातचीत। सतीश बीच में ही कह उठता है, काहे के लिए? इसके बाद एक ऊंचे दर्जे की सूखी हंसी हंसकर कहता है, अब मुझे किसी से जान पहचान या बातचीत करने की जरूरत नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता। जानता है बिहारी, जंगल की चिड़िया आजकल मुझे गाना सुनाती हैं, पेड़ पौधे बातें करते हैं, हवा हू हू करके कितनी ही दुनिया भर की कहानी कह जाती है। मुझे क्या अब निकम्मे लोगों के साथ हंस बोलकर समय बर्बाद करने की इच्छा होती है रे? और अगर सच्चा मित्र मेरा कोई कहा जा सकता है तो ये ही सब पेड़ पौधे वगैरह हैं, समझा रे बिहारी? बिहारी कुछ जवाब न देकर मलिन मुख लिए लौट जाता है, किंतु बहुत देर तक अपने मालिक का यह वेदना से बिंधा हुआ कंठस्वर उसके कानों में खटकता हुआ गूंजता रहता है। सतीश की उस ऊंचे दर्जे की हंसी से वृद्ध की छाती फट जाती है। बिहारी का यह स्वभाव है कि वह वचन देकर उसे भंग नहीं कर सकता। अनेक विशिष्ट भद्र लोग भी जिस लोभ को संभाल नहीं सकते, उसे दबाने की शक्ति इस छोटी जाति के आदमी में है। वह अपने मन में एक तरह से यह तो समझ सकता था कि उस रात को सावित्री कोई छल कर गई थी, लेकिन उसे इस बात में तनिक भी शक न था कि वह सतीश का सब तरह से मंगल चाहती है और उसे प्राणों से भी बढ़कर चाहती है। तो फिर इस दोष को, जिसे उसने कभी नहीं किया, क्यों स्वीकार कर लिया? जो पाप उसने कभी नहीं किया, उसी का बोझ अपने हाथ से क्यों सिर पर लाद लिया और उसके स्वामी को इतनी व्यथा दे गई? यह बार बार सोचकर भी वह इसकी मीमांसा नहीं कर सका, लेकिन उसके मन में सावित्री के प्रति असीम भक्ति और अथाह विश्वास था। वह उसे माँ कहता था और कोई शाप भ्रष्ट देवी समझता था। इसी कारण अपनी बुद्धि से सावित्री के इस आचरण का कोई मतलब समझ पाने पर भी वह यह कहकर अपने मन को समझा लेता था कि सावित्री की इस व्यवस्था से दुख और कष्ट चाहे जितना हो, अंत में भला ही होगा। और इस भले की आशा से ही वह इस रहस्य के बारे में चुप हो गया था। मालिक के मुख को देखकर उसके हृदय की व्यथा का पूर्ण रूप से अनुभव कर असल बात कह देने के लिए बीच बीच में जब उसका मन बहुत आकुल हो उठता था, तब यह कहकर वह अपने को रोक लेता था कि माँ से बढ़कर तो बाबू को प्यार करता नहीं। जब वह आप ही यह दुख बाबू को दे गई तो फिर मेरा क्या, मैं क्यों बताने जाऊं? वह क्या बिना समझे बूझे ही मुझे अपने सिर की कसम रखकर कहने को मना कर गई हैं? इसी तरह ये निर्जनवास के दिन बीत रहे थे और शायद और भी कुछ दिन कट जाते, किंतु एक दिन निम्नलिखित घटना से बाधा पड़ गई। संसार में अक्सर अद्भुत घटनाएं घटित हो जाती हैं, जो इस आदि से अंत तक कल्पित उपन्यास के भीतर भी लिखने में डर लगता है। डर क्यों लगता है, यह मैं समझ सकता हूँ। साधारण मनुष्य के मन के भीतर जो एक सत्य असत्य का रूप है, जो एक नियम की धारा प्रवाहित है, भीरू लोगों को भय लगता है कि शायद यह अद्भुत कहानी उसी को जाकर चोट पहुंचावेगी। इसी कारण बड़े लोग बाजार से वेश्या लाकर उसके दरवाजे पर पहरा बिठाकर उसे सती बनाकर भी मिथ्या को सत्य के सांचे में ढला हुआ ना पाकर अगर पढ़ने से मुंह मोड़ बैठें तो ग्रंथकार उन्हें इसके लिए दोष नहीं देता। किंतु मेरी इसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मिथ्या को सत्य बनाने की विडंबना मुझे न अपने लिए और न पाठकों के ही लिए किसी के लिए अच्छी नहीं जान पड़ती। इस कारण घटना विश्वास के योग्य है या नहीं, इसका हिसाब न लगाकर ही मैं उस घटना को यहाँ पर लिखे देता हूँ और उसका जो फल होगा उसे संतुष्ट चित्त से ग्रहण करूँगा। खैर, वह घटना यह है, जिसे बंगाल में काल वैशाखी कहते हैं। उस दिन वही काल वैशाखी का समय था। दिन भर यद्यपि दुर्योग का कोई लक्षण नहीं रहा, किंतु तीसरे पहर के लगभग 15-20 मिनट के भीतर ही जबरदस्त आंधी चल पड़ी।
क्षण भर बाद ही किसी घोड़े की टापों के शब्द से चौंक कर सतीश ने गर्दन बढ़ाकर देखा। एक अच्छी जाति का घोड़ा पीठ पर साज लिए आंधी की तरह उन्मत्त वेग से भागा जा रहा है। सतीश ने पुकार कर कहा, बिहारी, वह किसका घोड़ा भागा जा रहा है? तू कुछ जानता है रे? बिहारी ने कोठरी के भीतर लालटेन की चिमनी साफ करते करते कहा, जान पड़ता है किसी बाबू आबू का होगा। सतीश ने प्रश्न किया, इस तरह बाबू आबू कौन कहता है रे? बिहारी ने कहा, यहाँ तो नहीं है कोई, लेकिन देवघर से तो अक्सर बाबू लोग तांगा या गाड़ी करके त्रिकूट या तपोवन देखने के लिए आया करते हैं। उन्हीं में से किसी का होगा। आंधी से डरकर भड़क कर भाग खड़ा हुआ है। तब तो उन्हें बड़ी मुश्किल होगी, कहकर सतीश फिर अपनी आराम कुर्सी पर पड़ा रहा। लेकिन वह इस घटना को मन से निकाल नहीं सका। उसे ख्याल आने लगा कि वह कोई भी हो, उसके साथ अगर कोई औरत हुई तो बड़ी भारी विपत्ति हो सकती है। इस जगह गाड़ी या पालकी तो दूर, किसी मनुष्य की सहायता मिलना भी कठिन है। ओर से छोर तक सारी सड़क पर कोई मकान नहीं है। केवल किसी वृक्ष के नीचे ही आश्रय लिया जा सकता है। पर इस आंधी के दुर्योग में वह भी एक मुसीबत है। इसके सिवा रात होने में अब अधिक विलंब नहीं है। संभवतः पानी भी बरसेगा। सतीश से रहा नहीं गया। बरामदे के कोने से लाठी लेकर वह चल पड़ा। सड़क पर जाकर देखा, पत्थर की किरचें आंधी के वेग से उड़कर छर्रे की तरह शरीर में लग रही हैं और धूल बालू के मारे सड़क पर अंधेरा सा छा गया है। एकाएक उस अंधकार को चीरकर आंधी के साथ हो का हल्ला तैर आया। होली के दिन छुट्टी पाकर दरबानों के दल हुल्लड़ मचाते, हुड़दंग करते, गाते बजाते बाहर निकला करते हैं। यह शोर वैसे ही एक दल का था। मामला क्या है, यह जानने के लिए सतीश ने उसी धूल धक्कड़ में कुछ दूर आगे बढ़ते ही देखा कि सड़क पर एक टमटम खड़ी है और उसे घेर कर 10-12 लोग आनंद ध्वनि कर रहे हैं। किसी के सिर पर पगड़ी है, कोई नंगे सिर है। सब हिंदुस्तानी भले लोगों की पोशाक में है। यह आनंद काहे का है, किस लिए है, यह जानने के मतलब से सतीश ने और भी कुछ आगे बढ़कर देखा टमटम के एक बम को। एक स्त्री सिर झुकाए बहुत ही सिटपिटाई और सिमटी हुई खड़ी है और उसी को उद्देश्य करके वे लोग जिस असभ्य अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वे जो कुछ बक रहे हैं, उसे कोई भी भला आदमी जबान पर नहीं ला सकता। पहले सतीश को जान पड़ा कि इस स्त्री को साथ लेकर ये लोग इधर कहीं आमोद प्रमोद करने के लिए आए थे। इस समय घोड़े के तुड़ाकर भाग खड़े होने से यह और एक तरह का मजा ले रहे हैं। एक बार उसने सोचा कि लौट जाए, किंतु न जाने क्यों आज वह अपने कौतूहल को दबा नहीं सका। ठीक इसी समय उसकी नजर विस्मय के साथ उस युवती की पोशाक पर पड़ गई। संध्या और धूल उड़ने के अंधकार में भी उसे जान पड़ा युवती जैसे पारसी साड़ी पहने हैं और वह साड़ी उसने बंगाली औरतों के ढंग से पहन रखी है। पैरों में जूते हैं, किंतु वे लखनऊ के लपेटा नहीं हैं। अंग्रेज रमणियां जिन्हें पहनती हैं वे ही हैं। अकस्मात उस लड़की ने जोर से पुकार कर कहा, बाबूजी, मुझे बचाइए, बचाइए। पल भर में ही सतीश का वैराग्य का नशा उतर गया। वह इस तत्व को भूल गया कि कामिनी और कंचन अत्यंत हेय हैं। बाघ की तरह उछलकर वह एकदम उस युवती के पास आकर खड़ा हो गया। बोला, क्या हुआ है? युवती ने अकेली होने के कारण अब तक बहुत लांछना और अपमान सहा था। अब मुंह ढककर बैठ गई और रो दी। सतीश ने व्यग्र स्वर में पूछा, मामला क्या है, हुआ क्या है? युवती बोली, ये लोग मेरा बड़ा अपमान कर रहे हैं। सतीश ने पूछा, अपमान कर रहे हैं? ये कौन है? युवती ने कहा, मैं नहीं जानती। नहीं जानती? सतीश एक साथ ढेरों प्रश्न कर बैठा। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? तुम्हारे साथ के आदमी कहाँ हैं? गाड़ी किसकी है? युवती ने आंखें पोंछकर रुंधे हुए स्वर में कहा, मेरा साइस घोड़ा पकड़ने के लिए उसके पीछे गया है और कोई साथ नहीं है। मैं तपोवन देखने आई थी, अक्सर आती हूँ, वहीं से ये लोग मुझे दिक करते आ रहे हैं। सतीश ने क्रुद्ध होकर कहा, खूब किया इन लोगों ने। आप क्या मेम साहब हैं जो अकेले टमटम हाँक कर इतनी दूर चली आई? आप क्या अंग्रेज रमणी हैं कि जहां जी चाहे वहां अकेले जाने पर भी भय ना हो? हमारे देश के लोगों का तो यह नियम ही है कि असहाय स्वदेशी अबला को पाते ही उसका अपमान करेंगे।
आपके माँ बाप क्या इस नियम को नहीं जानते? उस युवती से इतना कहकर सतीश ने, जो आदमी उस झुंड में सबसे बड़ा था, उस पर आग बरसाती हुई नजर डालकर कहा, तुम लोग क्यों खड़े हो? उसने जवाब दिया, हमारी खुशी। उन लोगों की ओर देखने से ही यह समझ में आ गया कि उन लोगों ने चाहे भांग पी हो, चाहे गांजा, और चाहे दोनों का सेवन किया हो। सतीश ने हाथ से सीधा रास्ता दिखाकर संक्षेप में कहा, जाओ। उत्तर में उस आदमी ने बहुत बुरा मुंह बनाकर कहा, अरे जाओ जाओ रे। इसके जवाब में सतीश ने उस आदमी के गाल पर ऐसा करारा थप्पड़ जमाया कि उसे केवल अंतिम रे अक्षर के उच्चारण को ही और जरा लंबा करने का अवसर मिल पाया। वह उसी क्षण अच्छी अच्छी पुस्तकों में प्रयुक्त वाताहत कदली वृक्ष अर्थात आंधी के झोंके में केले के पेड़ की तरह बेहोश होकर कांपता हुआ चक्कर खाकर सड़क के ऊपर लंबायमान हो गया। उसी घड़ी उसके साथ का दुबला पतला सीधा सा छोकरा बिना अपराध के सतीश के बाएं हाथ का तमाचा खाकर पहले टमटम में साइज के बैठने की पिछली जगह से टकराया और उसके बाद पहिए के नीचे आंखें मूंद कर तिलमिलाया हुआ सा बैठ गया। बाकी 6 आदमी कुछ नशे के मारे और कुछ सतीश के थप्पड़ के डर से विह्वल होकर हतबुद्धि की तरह आंखें फाड़कर जहां के तहां खड़े रहे। सतीश ने सामने के आदमी को ललकार कर कहा, अब तुम जाओ। इसके जवाब में वह बिजली के वेग से जाकर सबके पीछे खड़ा हो गया। सतीश ने तब उस स्त्री से कहा, चलिए उठिए। युवती चुपचाप उठकर खड़ी हो गई। सतीश ने कहा, चूल्हे में गया आपका साइज और गाड़ी, पानी आ रहा है, आइए मेरे साथ। युवती ने डरते डरते कहा, मैं क्या टाउन तक चल सकूंगी? सतीश ने कहा, टाउन नहीं, मेरे डेरे पर। पानी बरसने ही वाला है। खड़े खड़े यहाँ सोचने विचारने का काम नहीं। ना जाइए तो यहीं खड़े खड़े भीगिए, मैं जाता हूँ। युवती ने कहा, चलिए ना, आपके साथ जाऊंगी, इसमें सोचने विचारने की क्या बात है? बूंदे गिरना शुरू हो गया था और आंधी की वह तेजी कम होने पर भी थमी नहीं थी। दोनों जने कुछ देर चुपचाप चलकर बंगले के फाटक के सामने पहुंच गए। सतीश ने सहसा रुक कर कहा, लेकिन मेरे डेरे में कोई स्त्री नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। युवती ने पूछा, तो फिर आपका भोजन कौन बनाता है? खिलाता पिलाता कौन है? आप खुद? सतीश ने कहा, जी नहीं, नौकर है, लेकिन वे भी मर्द हैं। युवती ने कहा, ना सही, लेकिन आप खड़े क्यों हो गए? चलते चलते ही कहिए ना। सतीश ने कुंठित होकर कहा, इसी से कहता हूँ कि मेरे यहाँ कोई स्त्री नहीं है। इस रात को भीतर जाने के पहले आपको यह बता देना मुनासिब है। युवती ने कहा, अगर यह मुनासिब है तो आपने वही क्यों नहीं बताया? खैर, जो कुछ हो, अब मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। इसके सिवा मुझे प्यास भी बहुत जोर की लगी है। आइए आइए कहकर सतीश अप्रतिभ होकर अंधेरे में बाग के बीच राह दिखाता हुआ आगे बढ़ा। अपने मन में यह अनुभव करके कि इस अशोभन घटना के बाद युवती कितनी सुस्त और शिथिल हो रही है, सतीश लज्जित हो उठा। क्षण भर बाद ही उसने धीरे से कहा, आपकी आवाज मैंने जैसे पहले कभी सुनी है। युवती ने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन वह समझ गई कि अंधेरे के कारण सतीश ने उसका चेहरा नहीं देख पाया है। बरामदे पर चढ़कर सतीश की उस टूटी हुई आराम कुर्सी पर वह बैठ गई और बैठते ही बोली, साथ में बिहारी तो है ना? साथ ही जोर से पुकारा, बिहारी, मेरे लिए एक गिलास पानी तो ले आओ। बिहारी दूसरी तरफ था। आवाज सुनते ही पानी लेकर हाजिर हो गया। बरामदे में दीवार पर एक मिट्टी के तेल का लैंप टिमटिमाता हुआ जल रहा था। उस धुंधले क्षीण प्रकाश में भी युवती को देखते ही उसने तुरंत पहचान लिया और विस्मय के साथ प्रश्न किया, बिटिया रानी, आप यहाँ कहाँ? वह लंबी कहानी है, कहकर युवती ने, जो ज्योतिष बाबू की बहन सरोजनी थी, अपने आप उठकर बिहारी के हाथ से पानी का गिलास ले लिया। एक ही सांस में गिलास खाली करके बिहारी को लौटाकर सरोजनी ने कहा, दादा को खबर देनी होगी बिहारी, पता ठिकाना बता दूं तो क्या तुम इस रात के समय पर ढूंढ लोगे? बिहारी ने सिर हिलाकर कहा, ना बिटिया रानी, मैं तो शहर के बारे में कुछ भी नहीं जानता पहचानता। इसके सिवा मैं बूढ़ा आदमी ठहरा,
इस आंधी पानी और अंधकार में रहा ना चल सकूंगा। सरोजिनी ने चिंतित होकर कहा, तो फिर क्या होगा बिहारी? घोड़ा अगर भागता हुआ अस्तबल में पहुंच गया तो उसे देखकर दादा को मेरे लिए बड़ी चिंता होगी। किसी उपाय से उन्हें यह सूचना देनी ही होगी कि कोई डर की बात नहीं है, मैं कुशल पूर्वक हूँ। बिहारी ने सोचकर कहा, हमारे रसोइया महाराज इधर ही के आदमी हैं, रास्ता घाट सब उनके पहचाने हुए हैं, उन्हें जाकर बुलाए लाता हूँ। और वह रसोई घर की ओर चला गया। सतीश ने कहा, अपने दादा को एक चिट्ठी भी तो लिख दीजिएगा। सरोजनी ने कहा, जी हाँ, यह अच्छा होगा। सतीश ने कहा, बहन को मेम साहब बना डालने का नतीजा क्या हुआ सो भी लिख दीजिएगा। ज्योतिष बाबू सुनेंगे तो खुश होंगे। खोंचा खाकर सरोजनी क्रुद्ध हो उठी। यह सच है कि उसका आज का आचरण देव की विडंबना से बहुत ही गर्हित और लज्जाजनक हो पड़ा था और उसके लिए उसे खुद भी ग्लानि कम नहीं हुई थी। लेकिन दूसरा आदमी उसी बात को लेकर बार बार अगर मेम साहब कहकर ताना दे, व्यंग करे तो वह सहा नहीं जाता। सरोजनी ने ताव में आकर तीखे स्वर में जवाब दिया, ना हो, आप ही अपने हाथ से दादा को लिख दीजिए ना कि उनकी बहन को कैसी विपत्ति से आपने बचाया है। यही नहीं, कल सवेरे शहर भर में इसका ढिंडोरा भी पीट दीजिएगा। खबर चारों ओर से दादा के कान में पहुंचेगी तो वह और भी प्रसन्न होंगे। कहकर वह जोर करके जरा हंसी। उसकी खींच का कारण सतीश ने स्पष्ट समझ लिया, किंतु वह भी तो यह सब साहबी चाल ढाल बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वह निष्कपट रूप से विश्वास करता था कि अंग्रेजों की नकल करना 16 आने दोष है। शराब पीने की अपेक्षा मुर्गी का मांस खाने में कहीं अधिक पाप होता है। अतएव उसने भी गर्म आवाज से जवाब दिया, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, आप लोगों के समाज में सब कुछ संभव है। सरोजनी ने कहा, तो शायद हम लोगों का समाज कुत्ते बिल्लियों का समाज है, हम शायद मनुष्य नहीं हैं। सतीश ने कहा, मैं यह नहीं कहता कि आप लोग मनुष्य नहीं हैं, मेरा मतलब तो यह है कि आप लोगों की कुछ ऐसी धारणा है कि आप लोगों के सिवा भारत में और कोई मनुष्य ही नहीं है। सरोजनी बोली, यह बात एक तरह से सच है, हम लोगों में से जिनकी ऐसी धारणा है उन्हें मैं दोष नहीं देती। सतीश ने कहा, यह मैं जानता हूँ, इसलिए आज आपको इससे कहीं अधिक सजा मिलनी चाहिए थी। वहां अगर मैं आपको पहचान लेता तो चुपचाप चला आता, बात भी ना कहता। सरोजनी बोली, कौन सी सजा, जरा सुनूं तो। अपमान और अत्याचार, यही तो। सतीश ने कहा, हाँ यही। सरोजनी बोली, अब समझ में आया कि आप क्यों कह रहे थे कि असहाय नारी का अपमान करना ही आपके देशी लोगों का स्वभाव है। जान पड़ता है आपकी इच्छा थी कि मेरा बाकी अपमान अपने घर लाकर आप खुद करें। अब पहचान का आदमी देखकर हिचक हो रही है, इसी से आपको क्रोध आ रहा है, यही बात है ना। सरोजनी की बातों की गर्मी देखकर सतीश क्रोध में भी हंस पड़ा। बोला, ठीक यही बात है, तुम्हारा अपमान न कर पाने के कारण ही मेरा यह सब गुस्सा है। हमारी भाषा में कृतज्ञता नाम का एक शब्द है, तुम साहब मेमो ने उस शब्द को शायद कभी सुना नहीं। सरोजनी के दोनों होठों के बीच एक दबी हुई हंसी की रेखा बादलों से आवृत बिजली की तरह खेल गई, तो भी उसने क्रोध के स्वर में ही जवाब दिया, लेकिन उस कंठ स्वर में अब की इतनी बनावट थी कि शायद बहुत बड़े अमनोयोगी श्रोता के कानों से भी वह छिपी न रह सकती। सरोजिनी बोली, ये साहब मेम जैसे अकृतज्ञ हैं वैसे ही पाषंड भी। तुम उनके दल में शामिल ना हुए तो उनके परित्राण का दूसरा उपाय नहीं है। आओगे उनके दल में? इसके जवाब में सतीश ने भी हंसी को दबाकर कुछ कहना चाहा। ठीक इसी समय बिहारी ने रसोइया महाराज को लाकर हाजिर कर दिया। सरोजिनी ने हाथ के बटुए को खोलकर 5 रुपए निकालकर आराम कुर्सी के हत्थे पर रख दिए और कहा, यह तुम्हारा इनाम है पांडे जी, तुम्हें एक चिट्ठी शहर में जाकर दे आना होगा। यह कहकर सरोजनी ने नाम धाम और ठिकाना भरसक बतला दिया। पांडे जी अपनी 2 महीने की आमदनी पर लोलुप दृष्टि डालकर फौरन राजी हो गए और पत्र के लिए हाथ बढ़ा दिया। महाराज के हाथ में रुपए रखकर सरोजनी पत्र लिखने के लिए भीतर चली गई। लिखने की मेज सामने ही थी। दम भर में ही उसने पत्र लाकर महाराज को सौंप दिया।
पांडे जी ने सावधानी से उसे अपनी मिर्जेई की जेब में रखकर बाएं हाथ में हरिकेन लालटेन और दाहिने हाथ में लंबी लाठी लेकर मूसलाधार पानी बरसते में ही प्रस्थान कर दिया। बिहारी ने सकुचाते हुए कहा, बाबूजी, महाराज कब लौटेंगे, इसका कुछ ठिकाना नहीं। रसोई का क्या होगा? सतीश ने सरोजिनी के मुख की ओर एक बार ताककर प्रसंग को दबा देने के लिए लापरवाही के साथ कहा, देखा जाएगा। पर बिहारी की घबराहट उससे कुछ भी कम नहीं हुई। उसने कहा, कैसे होगा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता बाबू। सतीश ने अप्रसन्न होकर कहा, तुझे इसकी कुछ चिंता ना करनी होगी बिहारी, तू जा, मैं सब ठीक कर लूंगा। इसके सिवा आज मुझे भूख भी नहीं है। लेकिन बिहारी वहां से नहीं हटा, कारण उसे विश्वास नहीं हुआ। एक तो साधारण मनुष्यों की अपेक्षा सतीश की भूख यूं ही अधिक है। इसके सिवा इतने दिन की नौकरी में उसने एक दिन भी अपने मालिक से भूख ना लगने की शिकायत नहीं सुनी थी। उसने संक्षेप में कहा, यह कैसे हो सकता है बाबूजी? सतीश ने झिड़क कर कहा, यही तुझमें बड़ा ऐब है बिहारी, तू हर बात में बहस करने लगता है। कहता तो हूँ ठीक कर लूंगा, तू जा, लेकिन मानता नहीं, खड़े खड़े मुंह पर सवाल जवाब कर रहा है। बिहारी दुखी होकर चला जा रहा था। सरोजिनी ने पुकार कर लौटाया, कहा, आज मेरे ही कारण तुम लोगों को यह सब मुसीबत उठानी पड़ रही है। क्या रसोई की कुछ भी तैयारी नहीं हुई? बिहारी ने कहा, हुई क्यों नहीं बिटिया रानी, लेकिन बनावेगा कौन? महाराज को लौटने में कितनी देर लगेगी, इसका कुछ निश्चय नहीं। इतना कहकर अप्रसन्न मुख से वह चला गया। सरोजिनी ने कहा, मेम साहब भले ही हो, ब्राह्मण की लड़की तो है, उसके हाथ का बना खाने से तुम्हारी जाति तो न चली जाएगी? प्रश्न सुनकर सतीश हंसा, बोला, जाति जाएगी या नहीं यह तो नहीं कह सकता, लेकिन सवाल यह है कि मेम साहब के हाथ की रसोई किसी के गले से नीचे उतरेगी भी या नहीं। यह बात है, अजी मेम साहब के हाथ का बना खाना खाएंगे तो फिर उसे भूल नहीं सकेंगे। कहकर सरोजिनी हंसी और एसेंस की सुगंध से उस स्थान को भरकर तेजी के साथ घर के भीतर चली गई। 5-6 मिनट के बाद जब वह बाहर आई तब उसकी वेशभूषा देखकर क्षण भर के लिए सतीश मुग्ध हो गया। जूते मोजे के बदले दोनों खाली पैर और रेशमी साड़ी ब्लाउज के जगह केवल शमीज के ऊपर सतीश की एक लाल किनारी की सीधी सादी धोती देखकर सतीश के दोनों आंखें जुड़ा गई। वह उच्छ्वसित आवेग के साथ कह उठा, वाह, यह पोशाक तुम्हें कैसी फबती है, साक्षात लक्ष्मी देवी जान पड़ती हो। सुनकर सरोजिनी की नस नस में पुलक की बहिया सी आ गई। जीवन में उसने कभी इस तरह यह अनुभव नहीं किया था कि कानों के द्वारा इतनी मिठास भीतर प्रवेश कर सकती है, किंतु साथ ही उसे बड़ी लाज भी लगी, जिससे सिर झुकाकर उसने केवल इतना ही कहा, जाओ। केवल 2 अक्षरों के इस जाओ शब्द ने आज उसके अपने कानों में भी अमृत की वर्षा कर दी। केवल सतीश के ही नहीं, उसके कंठ स्वर में भी इतनी मिठास छिपी थी, इसका भी आज पहले पहल उसने अनुभव किया, किंतु लज्जा को उसने फौरन ही प्राणपण चेष्टा से दबा दिया। वह पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की है, परिचित और अपरिचित पुरुषों के साथ अकुंठित भाव से बातचीत करने का उसे अभ्यास है। वह जानती थी कि लज्जा प्रश्रय देने से उत्कट हो उठती है, इसलिए जोर करके सिर उठाकर हंसती हुई बोली, अच्छा, बड़ाई पीछे होगी, अब चलकर बताओ तुम लोगों का रसोई घर किस मोहल्ले में है। यों कहती हुई वह आप ही आगे बढ़ गई।